ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम लैब करने जा रहे हैं वो है कोर्स नंबर 622 की। अच्छा, 622 का जो कोर्स है वो ज़्यादातर क्या है ही इस पे इकोनोमेट्रिक्स पर बेस्ड है और इकोनोमेट्रिक्स के मॉडल्स पर बेस्ड है। ज़्यादातर इसमें जो हमारा काम है वो रिग्रेशन का और उससे मुतालिक चीज़ों का ही है। बहरहाल ये जो है वो हमें डेटा दिया हुआ है, जो हमने, आप समझ लो, आपको अगर हार्ड कॉपी में दिया है तो आपको एक्सेल पे इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले, या आपको अगर सॉफ्ट कॉपी में दिया हुआ है तो आप एक्सेल में डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें इसको। सही है। ये हमारे पास डेटा है, इसको हम ईव्यूज़ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। सही है। सही है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, ये मैंने इंपोर्ट कैसे करा? काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। जैसे आपके पास एक एक्सेल का आइकन भी खुला हुआ है ना, तो आप उस पर राइट क्लिक करें, ओपन विथ पे जाएं, ईव्यूज़ आपका लिखा हुआ आ रहा होगा, वरना फिर सर्च करके आप उसको पुट कर लें। बहरहाल आपके पास ये डेटा आ रहा है, आप इसको फिनिश कर दें। लिंक नो कर दें, यस भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास कोई बाहर का क्रेडिट लिंक वाला डेटा नहीं है। बहरहाल इसमें हमें करना क्या है? सिर्फ काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, हमें बस हेट्रोस्कोडासिटी चेक करनी है कि वो है, और अगर वो है तो उस पर हैक टेस्ट लगा देना है। अगर नहीं भी है तो हम एक बार ऐसी फॉर जनरल इंफॉर्मेशन बेसिस हम लोग हैक टेस्ट जब भी लगा देंगे। हमारे पास अब इंडिपेंडेंट, अब बहुत सारे वेरिएबल्स हमें इसे इस्तेमाल क्या करना है, हमें इसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल करनी है। जो भी सवाल में लिखा हुआ हो हमारे पास अभी सिंपल लीनियर है। हम लेंगे अमाउंट सी क्रेडिट। अमाउंट को हम इंडिपेंडेंट ले लेंगे, सॉरी, अमाउंट को डिपेंडेंट ले लेंगे और क्रेडिट को हम इंडिपेंडेंट लेंगे। कुछ नहीं करेंगे, क्विक पे जाएंगे, एस्टिमेट इक्वेशन पे जाएंगे, आप यहाँ पे कर देंगे अमाउंट सी क्रेडिट। हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं लगानी, एल एस सिंपल ओ एल एस ही लगाएंगे। सही है, ओके कर देंगे। अब ये जो है वो हमारे पास आ रहा है डेटा। अब इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि हेट्रोस्कोडासिटिक है या है नहीं है? सही है। वो उसके लिए हम जाएंगे, व्यू पे जाएंगे, रेजिजुअल डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे, हेट्रोस्कोडासिटी के टेस्ट होते हैं। वाइट पे जाएंगे, वाइट काफ़ी सबसे जनरल हेट्रोस्कोडासिटी टेस्ट होता है, और ये हम लोग कर देंगे। अब आप चेक करेंगे, मैं आपको क्या चेक करना है कि हमें बता रहा है नहीं बता रहा। ये ओ बी एस आर स्क्वायर देख रहे हैं आप? इसकी जो ये प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर की जो वैल्यू है 0.8068, ये वैल्यू जो है वो हमेशा चेक करेंगे, जो हमें बताएगा कि हेट्रोस्कोडासिटिक है या डेटा या नहीं है। 0.8068 है। हम ये चेक करते हैं, ये है पी वैल्यू। अब हम ये चेक करेंगे पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा है या नहीं है। अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा होती है तो हम लोग कर देते हैं फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, और अगर पी वैल्यू अल्फ़ा के नीचे होती है तो रिजेक्ट एच नॉट हो जाता है। चूंकि ये अल्फ़ा यानी 0.05 जो हमने सपोज करी हुई है उससे ग्रेटर है, तो हम कह देंगे फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। सही है। और इसमें एच नॉट क्या होता है हमारे पास कि भाई डेटा जो है वो होमोस्केडास्टिक है। सही है। होमोस्केडास्टिक का मतलब कि वेरिएंस जो है वो वेरी नहीं कर रहा। अच्छा, अब मैं थोड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रा दे देता हूँ, बेसिक आइडिया कि हेट्रोस्केडासिटी होती क्या है, का मतलब क्या है, एक्चुअली लॉजिकल क्या मतलब है सिवाय रट्टी हुई इक्वेशंस के अलावा। हेट्रोस्केडासिटी का कोई मतलब नहीं होता। बेसिक सा मतलब ये है उसका मतलब कि जो वेरिएंस है ना डेटा का, वो कांस्टेंट है या नहीं है। सही है। मतलब समझें कि वेरिएंस एक ही तरीके की वैल्यूज़ हैं या नहीं है, ये अचानक से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। उसकी मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल ये देता हूँ, आप समझें। आप ले रहे हैं सैलरी डिपेंडेंट अपॉन एजुकेशन ईयर्स। सही है। मतलब, और आपने सैलरी को आप इनकम ले लें, मतलब इनकम सी, और ये कि आपकी एजुकेशन कितनी है। सही है। अब आपको पता है कि आपकी एजुकेशन, जब हम लोग शुरू, बहुत सारे ऑफ कोर्स वेरिएबल होंगे। अब समझो आपकी एजुकेशन हम लोग ले लें 1 से लेकर 10 तक, आप मैट्रिक तक पढ़े लिखे हैं सपोजिटली। सही है। तो इनकम जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वेरी नहीं करेगी। ऑफ कोर्स डेटा, हर डेटा में एक नॉर्मल में आउटलियर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा लेगा? मैं आपको अगर मार्केट की एक बेसिक नॉलेज दूँ, आई वुड से अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैट्रिक तक पढ़ा लिखा है और एक जॉब कर रहा है, सही है, बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, तो आई वुड से 40,000 30,000 ज़्यादा से ज़्यादा, वरना 20 या 40 के बीच में वो घूमेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सही है, एक प्योर जॉब की अगर मैं बात करूँ। ऑफ कोर्स देयर इज़
आउटलियर हमेशा होते हैं डेटा में, लेकिन इतने ही कमाएगा। सही है, 50 के अंदर अंदर रहेगा और ज़्यादा नहीं घूमेगा वो। सही है। अब नाउ अगर हम कंपेयर करें कि एजुकेशन ही वेरिएबल है ना, अब मैं एजुकेशन के लेवल और बढ़ा रहा हूँ, मैट्रिक तक नहीं है, 16 साल की एजुकेशन है, बैचलर्स तक की। सही है। अब जहाँ पहले शुरुआत में जब मैट्रिक तक था तो 50,000 के अंडर अंडर कमा रहा था, अचानक से उसने बैचलर्स कर लिया, उसकी 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह बन गई। सही है। अचानक से देखें वैल्यू ने जंप मारी, डबल हो गई। और अगर उसके बाद उसने 16 साल के बाद 2 साल का और मास्टर्स कर लिया, तो फिर डेटा जो है वो और बढ़ गया, 2-2.5 लाख रुपए बढ़ गई। देख रहे हैं? मतलब आ, इस तरीके से समझें जैसे कि 10 साल की एजुकेशन में और 16 साल की एजुकेशन में, यानी बैचलर्स के उस पर कितनी हमारे पास एक फ़र्क आ रहा है, और हम लॉजिकली भी सोचे तो हमें पता है कि भाई फ़र्क आता है। इसी तरीके से अगर मास्टर्स कर लें तो रियल लाइफ में भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा लोग मास्टर्स इसलिए करते हैं ताकि उन्हें अपनी जॉब पे प्रमोशन चाहिए होती हैं। तो जैसे ही उन्होंने 16 साल की करी, उनकी और अचानक से उनकी वैल्यू बढ़ गई, और उन्होंने उनकी सैलरी और बढ़ गई। सही है। तो जहाँ जैसे अगर आप कह लें कि भाई 50,000 रुपये जो था वो 10 साल के अंदर बन रहा था, कि समझे भाई 1 साल के बाद आप डिवाइड कर लें, जो भी है क्या मतलब 50/10 आप कर लें, मतलब समझ लें 5,000 रुपये बन रहे हैं, राइट। तो एक साल में वेरिएंस क्या था, 5,000 रुपये का, दूसरे साल में 10,000, तीसरे साल में 15, चौथे साल में 20, ऐसा बढ़ती नहीं है, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है। मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ रही, 5 5 5 5 5 5। 10 साल के बाद अगर इसी कांस्टेंट स्पीड के साथ 16 साल की एजुकेशन होती तो 5,000 बढ़ रही थी ना, कितनी हो जाती, 50 से 20,000 वो बढ़ जाती, 70,000 हो जानी चाहिए थी, लेकिन 70 नहीं, हमें पता कि 1-1.5 लाख रुपए तक बढ़ जाती है। एक बेसिक जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सही है। कांस्टेंट नहीं है, मतलब चेंज हो गया अचानक से वैल्यू। फिर 2 साल का आपने मास्टर्स और कर लिया, वो 2 लाख हो गई, समझो अगर 1-1.5 लाख की थी 2-2.5 लाख हो गई, 1 लाख रुपए और बढ़ गए। सही है। मतलब इंक्रीज जो है वो रेट, और जो डेटा जो हमसे इतना वेरी कर रहा है, मतलब वेरिएंस उससे इंक्रीज हो गया। सही है। आई थिंक इतनी एग्जाम्पल में आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा कि ये मैं क्या चेंज कह रहा हूँ। सही है। अब देखें, ये चेंज जो है ना, जो ये अनकॉन्स्टेंट चेंज ऑफ वेरिएंस है। सही है। मतलब एक रेट से नहीं, एक बिल्कुल अजीबो गरीब तरीके से जो बढ़ रहा है, जो आमतौर पर रियल लाइफ में होता है डेटा में, इसको हम कहते हैं कि डेटा हेट्रोस्किडासिटिक है। सही है। होमोस्किडासिटिक हम जब कहते हैं कि भाई चीज़ बढ़ती जा रही है लेकिन वेरिएबल जब भी कोई ख़ास चेंज नहीं आ रहा। सही है। जैसे मैं आपको, हमारे बल्कि हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने ही हमें ये एग्जांपल दी थी कि भाई अगर आप 4 साल में शुरुआत के, अगर आप हमारे समझे हम बैचलर्स कर रहे हैं, राइट, तो शुरुआत के 3 साल में आपकी जो परसेंटेज बनेगी ना, ऐसा नहीं कि आपकी अगर शुरुआत में 3 साल में आपकी परसेंटेज अराउंड 70 या 65 करीब करीब चल रही है, तो अब अचानक से आप फोर्थ ईयर में आके 80 मार देंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। आई मीन आउटलियर्स जैसे मैंने कहा हर डेटा में होते हैं, पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में ज़्यादातर केसेस में जो डेटा होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है। अगर आप भी अब लोग प्रॉब्ली अपनी सिचुएशन में सोचें तो आप भी देखेंगे, तो आपकी परसेंटेज बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, पर ज़्यादा ज़्यादा चेंज नहीं हो रही होगी। सही है। तो उस सिचुएशन में जब वेरिएंस कांस्टेंट कि एक कांस्टेंट रेट पे या सम वॉट सिग्निफिकेंट कांस्टेंट रेट पे जब चल रहा हो, वो डेटा कहलाता है होमोस्किडासिटिक। सही है। ये होता है हेट्रोस्किडासिटिक और होमोस्किडासिटिक में फ़र्क। आई होप कि आपको कुछ थोड़ा समझ में आई हो इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से। सही है। बहरहाल इसमें क्या था, वाइट टेस्ट हमने लगा दी, 0.8068 आ रहा है। 0.8068 जो है वो है पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा, राइट। तो भाई क्या हो गया, अब जो पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा हो गई हमारे पास, तो मतलब ये हो गया फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। और इसमें एच नॉट लिखा हुआ नहीं है इस टेस्ट के अंदर, लेकिन इसमें एच नॉट होता है कि भाई डेटा होमोस्किडासिटिक है। इसमें नहीं, फेल टू रिजेक्ट एच नॉट का मतलब ये क्या कि भाई ये कह रहा है कि डेटा होमोस्किडासिटिक है, ये टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है, या सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रहा, वेरिएंस इसका कांस्टेंट है। अब मैंने क्या कहा था कि इसमें था कि भाई अगर हेट्रोस्किडासिटिक है तो हेट्रोस्किडासिटी को हटाने के लिए आप हेक टेस्ट लगा देते हैं। अब इसमें नहीं है ज़रूरत, क्योंकि होमोस्किडासिटिक है जैसे मैंने कहा, लेकिन हम कर लेते हैं जब भी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई करते कैसे हैं। सही है। सही है। हैक टेस्ट के लिए आप जाएंगे एस्टिमेट के ऊपर,
अमाउंट से क्रेडिट जो हमारे पास सिचुएशन है वो है, ऑप्शंस पे जाएं, ऑर्डिनरी में जाए, कोवेरियंस मेथड, हैक टेस्ट, न्यू वी वेस्ट वाला ओके कर दें। अब कोफिशिएंट ओके कर दें। अब हैक टेस्ट अप्लाई करने के बाद, हैक टेस्ट करता क्या है, टेस्ट नहीं है वैसे, मैं गलत कह रहा हूँ, हैक मेथड है, सही है। ये जो है वो हेटेरोस्केडासिटी डेटा को ख़त्म कर देता है। अब आपके पास आप चेक कर सकती हैं कि ये वैल्यूज़ हमारे पास अब डिफरेंट आ रही है, सही है 0.082, और हमारे पास स्टैंडर्ड एरर भी देखें, क्रेडिट की वैल्यूज़ कितनी कम हो गई है, स्टैंडर्ड एरर हमारे पास, ये तो हमने ओवर कर दिया है, ओवर फिटिंग कर दी है। तो ये मैं आपको बस एक जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो फजूल की एग्जांपल है टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखिए स्टैंडर्ड एरर भी कम हो गया है, सही है। इस तरीके से हमारी लैब 1 कंप्लीट हो गई है, और इसमें बस यही चीज़ है, आपको बस कंक्लूजन्स में लिख देना है कि भाई है या नहीं है, और अगर है तो फिर हैक टेस्ट हमने अप्लाई कर दिया और उसके बाद क्या आंसर आ रहा है, सही है। इसमें तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो हैक टेस्ट हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए कर दिया।